नमस्कार, मैं हूं कुलेश्वर पांडे। मुद्दा आज में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। जांजगीर चांपा में दिन दहाड़े घर में घुसकर गोलीबारी में कांग्रेस नेता के बेटे की हत्या कर दी गई। ये कोई अकेली घटना नहीं बल्कि प्रदेश में बढ़ते अपराधों की एक कड़ी बनती जा रही है। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सियासत अब शुरू हो गई है। सबसे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। जांजगीर चांपा में दिन दहाड़े घर में घुसकर गोलीबारी की घटना सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था की तस्वीर पेश करती है। आज ही राजधानी में चाकूबाजी की घटना देखने को मिली। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार हत्या, लूट और बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही है। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए इसे सरकार की नाकामी और ट्रिपल इंजन सरकार को जंगल राज करार दिया है। जांजगीर चांपा में सरेआम घर में घुसकर गोलीबारी करना और एक व्यक्ति की मौत और वहीं उसके दूसरे भाई की गंभीर रूप से घायल होना, यह बताता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी खराब हो चुकी है, बद से बदतर हो चुकी है। और गृह मंत्री बंगाल चुनाव में व्यस्त है। सरकार पूरी तरह से अपनी नैतिक जिम्मेदारी खो चुकी है। प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। बस्तर में चाकूबाजी और अंबिकापुर में सरेआम आपराधिक घटनाएं, रायपुर सुरक्षित नहीं है, जांजगीर में सरेआम गोली। आखिर प्रदेश में हो क्या रहा है? मुख्यमंत्री जी नैतिक जिम्मेदारी ले और गृह मंत्री को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ पूरी तरह से भगवान भरोसे चल रहा है। राजधानी में कमीशन रेट प्रणाली लागू किया गया है, लेकिन वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस की ओर से कार्रवाई भी की जा रही है। समय समय पर तस्करों, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली, लेकिन जेल के भीतर भी लगातार अपराध की घटनाएं सामने आ रही है। नशे पर भी पुलिस समय समय पर कार्रवाई करती है, लेकिन अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि जहां भी कोई आपराधिक घटना हो रही है, वहां सरकार तुरंत एक्शन ले रही है। कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाने के काम कर रही है। देखिए, जहाँ भी कोई घटना होती है तुरंत एक्शन लेती है सरकार। आप देख रहे हैं कई घटना ऐसी हुई जिसमें तुरंत एसपी और कलेक्टर बदले गए हैं, कई को सस्पेंड किए हैं और किसी भी तरह के इस तरह के कामों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, उन पे कार्रवाई। बहरहाल प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सियासत जारी है। हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अब आम नागरिक अपने ही घर में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। ऐसे में जरूरत है सख्त और त्वरित कार्रवाई की, ताकि कानून पर भरोसा फिर से बहाल हो सके। राजनीतिक बयानबाजी के बीच आम जनता कब अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी, ये गंभीर मुद्दा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो हमारा आज का विषय है जंगल राज या कानून का राज। समझेंगे कि आखिर प्रदेश में अपराध पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा है। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। संजीव शुक्ला जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, स्वागत करता हूं मैं उनका। नागेंद्र वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत करता हूं। गौरीशंकर श्रीवास जी हैं, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है बीजेपी के, स्वागत करता हूँ उनका। नागेंद्र जी, सवाल मेरा पहला आप ही से है। सर, प्रदेश में आखिर अपराध में अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? हम लगातार देख रहे हैं, चाहे जांजगीर की बात हो, राजधानी रायपुर की बात हो, दुर्ग की बात हो, चाकूबाजी और हत्या तो आम हो गई है। और नशे में तो लोग, हाल ही में ये कभी वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी का गर्दन को अलग करके सड़कों में घूम रहा था। तो आखिर ऐसे अपराध पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा है? देखिए, आपने सवाल में ही बहुत सारी चीज़ें जो थी वो उजागर करी हैं कि ये धीरे धीरे जो परिस्थितियां बन रही है सामाजिक, इसका बहुत बड़ा कारण है। एक तरफ हम छत्तीसगढ़ के विकास की बात कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ एक विकास जो है औद्योगिक रूप से जब हो रहा है तो इसमें लोगों के अंदर बहुत सारा बदलाव आ रहा है।
बाहर से भी लोग आ रहे हैं, उनके साथ बहुत सारी अच्छाई भी आ रही, तो बहुत सारी बुराइयां भी आ रही है साथ साथ। दूसरी चीज़, आर्थिक जो लोगों के अंदर एक कहीं पर कमजोरी, अभाव, लोगों के अंदर समता का भाव नहीं होना, ये एक कारण बन रहा है। दूसरा, कई जगहों पे हम अपराध में देखते हैं कि अशिक्षा, साथ ही नशा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं। इसके अलावा बेरोजगारी जो है वो लगातार, मैं कहूँगा कि इसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में अगर आप देखें तो आपराधिक जो तत्व हैं उनका एक बहुत बड़ा कारण यही होता है कि वो बेरोजगार होते हैं और समय की मार से पीड़ित होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, एक इसको आप एक सामाजिक बुराई के रूप में भी लीजिए कि समाज नियंत्रित नहीं कर पाता, और पुलिसिंग की जो व्यवस्था है वो कितनी भी बेहतर सुदृढ़ की जाए, लेकिन जब घटनाएं जो होती हैं लगातार, ये ऐसे कारणों से होती है कि इसको आप कह लें कि बिल्कुल पुलिस उसको नियंत्रित नहीं कर सकती, वो उनके पास कोई ऐसा जादू का डंडा मेरे ख्याल से नहीं होता। बावजूद इसके, अब देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में ही सबसे पहले रायपुर में आपने कमिश्नरेट जो देखा, एक नई पुलिस प्रणाली आ गई है। अब पुलिस कमिश्नर जब बैठ रहे हैं तो आप देखिए थोड़ा सा सुधार हो रहा है। अब पुलिस साइबर क्राइम्स पे भी नज़र रख रही है, नशेबंदी पे भी नज़र रख रही है। पुलिस ने तमाम चौक चौराहों पे कैमरे लगाए हुए हैं। अब तो धीरे धीरे लोकेलिटीज़ में भी सीसीटीवी की निगरानी जो है, सर्विलांस जो है बढ़ते चले जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो घटना घट रही है, हम कहते हैं कि राजधानी से बाहर ऐसे छोटी जगहों में, अब वहाँ आप देखिएगा तो किस तरीके की परिस्थितियां थी, वहाँ क्या क्या व्यवस्था थी और क्या दिक्कतें आ रही थी, ये तो पुलिस की जांच में आएगा ही आएगा। दूसरी चीज़, पुलिस को आप ऐसे किसी उसमें नहीं रख सकते कि आपने सीधा उनको जिम्मेदार ठहरा दिया। उसमें सबकी मिलीजुली एक सहभागिता हो, तब क्राइम में नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है जी गौरी जी, सरकार आपकी है तो निश्चित तौर पे सवाल भी आप पर उठेगा। नक्सलवाद तो आपने समाप्त कर दिया और निश्चित तौर पे एक अच्छी बात भी है, लेकिन अपराध पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा? जांजगीर में जो वाक्य हुआ, कांग्रेस नेता के बेटे का हत्या कर दिया गया, नकाबपोश लोग आते हैं, गोली मारते हैं और आसानी से फरार हो जाते हैं। कहाँ पे चूक देख रहे हैं आप ये सब चीज़ में? निश्चित तौर पे पत्रकार महोदय ने जिस बात को कहा उससे काफ़ी हद तक मैं सहमत हूँ, इत्तेफाक भी रखता हूँ कि सरकार कोई भी हो, कभी कोई सरकार इस प्रकार का दावा नहीं कर सकती कि अपराध नहीं होगा, और घटना कोई भी हो वो चिंतनीय होती है और निंदनीय होती है। कोई भी सरकार नहीं चाहती इस प्रकार की घटना घटित हो, लेकिन सबसे मूल विषय ये होता है कि ऐसी घटना को घटित करने वाले को संरक्षण देने का जब काम सरकार करती है तब वहाँ पर बात उठती है। कम से कम ये चीज़ें हमारी सरकार में आपको देखने नहीं मिलेगा, जो पिछले सरकार में खुलेआम होता था। जिस बात के इन्होंने जिक्र किया कि गला काट के वो थाना पहुँच गया, वो दृश्य भी हमने देखा था 2021 में कि बिलासपुर की सड़क में एक व्यक्ति ने एक महिला का गला काटा था और बाकायदा रोड में मार्च कर रहा था। ये घटना पहली घटना नहीं, छत्तीसगढ़ में घटना पहले भी हो चुकी है। हमने वो दृश्य भी देखा था कि हत्या करने के बाद यही रायपुर के चौरसिया कॉलोनी में बाकायदा मर्डर करके उसका वीडियो बना के वायरल कर रहे थे लोग। बहुत सारी घटना हमने देखी, रायपुर के एडिशनल एसपी कार्यालय के नीचे खुलेआम बलात्कार की घटना हमने देखी है। तो क्या अपराध क्या उस समय खत्म हो गया था? आरोप लगाना बहुत आसान है, इसकी तह तक अगर आप जाएंगे तो देखेंगे। सबसे मूल कारण बता देता हूँ आपको, ये असल में मसल पावर और रेती की खेती का खेल है। भूपेश बघेल जी की सरकार के समय आज भी जिन लोगों को लीज में दिया गया है, सिर्फ 25% जो रेत के खदान है आज भी कांग्रेस पार्टी के नेता संचालित कर रहे हैं। पिछले हफ्ते आप देखेंगे पांडे जी, तो छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एक आदेश निकाला कि जिन जिन रेतों की खदान की लीज अवधि समाप्त हो रही है उसका संचालन CMDC करेगी, और उसके बाद वो सारी चीज़ें ऑनलाइन रहेगी। उसकी रॉयल्टी से लेकर उसकी क्या स्टॉक से लेकर लोडिंग व्यवस्था सब चीज़ ऑनलाइन रहेगी और किफ़ायती दर में उसको उपलब्ध कराया जाएगा। बाकी 50% जो रेत खदान बचते हैं वो पंचायत स्तर पर आवंटित किए जाते हैं। पंचायत स्तर पे खेल यहीं से शुरू हुआ है। ये जो खदान का विषय है, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के नेता इसको संचालित कर रहे थे। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जो भी घटना घटित हुई है इसकी हम निंदा करते हैं। हम कभी भी किसी अपराधी के साथ नहीं देंगे। मृतक परिवार के साथ आज भी हमें उस पूरी परिवार का संवेदना है, लेकिन मूल कारण जो था वो रेती की खेती थी। अब सरकार ने इसके लिए कमेटी का निर्धारण किया, गठित की है कमेटी, जिसका जांच रिपोर्ट देगी। जो भी अपराधी है उसको धर दबोचेंगे, जिम्मेदारी भी तय करेंगे। पहले ऐसा नहीं होता था कि जिम्मेदारी तय होती थी। और जिस बात को माननीय मंत्री जी ने कहा बिल्कुल सही बात है, कम से कम कलेक्टर SP को हटाने का हमारा मादा। ठीक है, चलिए संजू जी से ले लेते हैं जवाब। ठीक है संजू जी, सिस्टम तो आप ही लोगों ने खराब किया बोल रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, आप ही लोगों का सिस्टम खराब इसलिए इस तरह के वाक्य हो रहे हैं। पांडे जी, आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी व्यूअर्स को नमस्कार, जय जोहार। पांडे जी,
सबसे पहले इस प्रदेश के कानून व्यवस्था का थोड़ा सा मैं आपको जायज़ा दिखा दूं। जो हमने नहीं, इनकी सरकार ने जारी किए हैं, कांग्रेस ने नहीं। सबसे पहले भारत देश में महिला बाल विकास मंत्रालय ने पिछले साल जारी किया आंकड़ा चिल्ड्रेन मिसिंग पर छत्तीसगढ़ को मैं फिर से कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, महिला बाल विकास मंत्रालय केंद्र के द्वारा जारी आंकड़ा में छत्तीसगढ़ को बच्चों के गुम होने के मामले में 6वें स्थान पर रखा गया। पूरे देश में जहां 33,557 बच्चे गायब हुए, छत्तीसगढ़ में 6वें स्थान को छत्तीसगढ़ को दिया गया महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। उसी प्रकार पिछले 2025 में रायपुर राजधानी के एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, बताया कि 2025 में राजधानी की सिर्फ बात करें तो राजधानी में सिर्फ 90 हत्याएं हुई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, रायपुर एसपी कह रहे हैं। पिछले साल 2025 90 हत्याएं पिछले सिर्फ एक साल में, मतलब एवरेज डेली 3 हत्याएं इस राजधानी में हो रही थी इनकी सरकार में। 2024-23 की बात करें तो जो 2023 में 65 मर्डर इस राजधानी में हुए, 2024 में 79 मर्डर इस राजधानी में हुए। तो ये सब आंकड़े अपने आप में भयावह हैं। इन सब आंकड़ों के साथ में अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ये सारे मर्डर क्या कांग्रेस का संरक्षण हुए, सरकार आपकी है, पुलिस विभाग आपका है, एसपी आपका है, कलेक्टर आपका है, उसके बाद भी अगर आपका यही रोना है कि कांग्रेस का संरक्षण है, तो वापस छोड़ दीजिए गद्दी और हमको वापस आने दीजिए, हम वापस सब ठीक कर देंगे। दूसरी बात, जिस पुलिस पर हम पर भरोसा करें, पांडे जी, किस पुलिस पर भरोसा करें अपराध को खत्म करने के लिए, जब वो पुलिस ही सुरक्षित नहीं है। इसी राजधानी में आप चले जाइए, यहां पे जहां पुलिस का फ्लैट है, कोतवाली थाने के अंतर्गत पुलिस लाइन में, पुलिस के घर में कैश और जेवर चोरी हो जाते हैं। कोतवाली थाने में आज भी एफआईआर दर्ज है, कहीं कोई कार्रवाई नहीं, आज तक चोरी नहीं पकड़ाई, चोर नहीं पकड़ाया। दूसरी बात, बदमाश असामाजिक तत्व एक सिपाही को, जवान को ड्यूटी में जा रहा था, उसकी स्कूटी छीन ली, उसके साथ में छीना झपटी की, उसकी स्कूटी छीन के भाग गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं, आज तक कोई नहीं पकड़ाया। उसी प्रकार हमारे गृह मंत्री जी के सुरक्षा में लगे दुर्ग में तैनात थे एएसआई पांडे जी, सुशील पांडे जी, आप चेक करवा लीजिएगा, उनकी सुरक्षा में क्लियरेंस में लगे हुए थे। उन्हीं के काफिले के सामने में असामाजिक तत्वों ने एएसआई पांडे जी पर हमला कर दिया राड से। तो हमारे इस प्रदेश में न जनता सुरक्षित है, न महिलाएं सुरक्षित है, न बच्चे सुरक्षित है, न पुलिस सुरक्षित है। ठीक है, चलिए गौरी जी से जवाब लेते हैं। गौरी जी क्या कहेंगी? प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है, भय का वातावरण है, अपराधी जो है बेखौफ होकर घूम रहे हैं और ये सब आप लोगों की सरकार के समय हो रहा है। भाई चोरी रोकने की जब बात करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। संजीव जी 23 से लेकर 26 तक का आंकड़ा गिना रहे हैं, लेकिन उसके पहले का आंकड़ा गायब कर दिए हैं। तब तो मेरे ख्याल से कोई मर्डर ही नहीं हुआ। मलकीत सिंह की तो ऐसी पीट पीट कर हत्या हो गई थी, सिर्फ भारत माता के कहने पे। बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू की हत्या हो गई थी, क्यों हत्या हुआ था आपको मालूम? उसका क्या कारण था? मेरा साफ कहना है, इन्होंने कहा थाने के लोग सुरक्षित नहीं है। संजीव जी, आपकी पार्टी के समय आपके पार्टी के कार्यकर्ता आधा दर्जन से ज्यादा थाने में घुसकर मारपीट करते थे पुलिस के साथ। कुर्सी पर में क्या हुआ था? टीआई बाहर आ गए थे थाना छोड़ के, आपके मुख्यमंत्री के पुत्र से सब लोग जाकर हम दबिश देते थे। विश्रामपुर में क्या हुआ? एक एक दिन का आपको घटनाक्रम याद दिलाऊंगा मैं। गरियाबंद में क्या हुआ? हेमंत सांग कौन था जो राइफल लेकर घूम रहा था थाने के अंदर? मुंह मत खुलवाइए। मेरा साफ कहना है, जब आंकड़ों में बात करेंगे तो कलई खुल जाएगी आपके, भागने का मौका भी नहीं मिलेगा आपको। मेरा साफ कहना है, आप स्पष्ट रूप से बताइए, क्या आपकी सरकार का मर्डर नहीं हुआ? एनसीआरबी की रिपोर्ट में कहां थे आप? अकेले 6000 से ज्यादा मामले, महिलाओं के आपराधिक मामले दर्ज हो। किसकी सरकार थी? भूपेश बघेल जी की, रामराज्य था। इसलिए कह रहा हूं, निंदा मत कीजिए। आप ये बताइए, आपकी पार्टी के नेता रेती की खेती करते थे कि नहीं करते थे? उस कांड में लिप्त थे कि नहीं लिप्त थे? जांच रिपोर्ट जब सामने आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और सारे जितने भी आपराधिक मामले हुए, छत्तीसगढ़ बड़े बड़े हत्याकांड हुए, सूरजपुर में हत्याकांड हुआ, पुलिस परिवार के महिला को उसके बच्चे का हत्या किया, वो हत्यारा कौन था? कांग्रेस पार्टी का गुंडा जिसे छुपाते रहे लोग। कवर्धा में क्या उप सरपंच का जो मर्डर हुआ, कौन था वो? कांग्रेस पार्टी का नेता। इतने बड़े हमारे कबीर पंथ के कमल प्रकाश मुनि साहब के बच्चों के साथ गुंडागर्दी करके मारपीट की कोशिश करने वाला कौन था? कांग्रेस पार्टी का गुंडा, छठा हुआ गुंडा। तो जितने गुंडा, चोर, पाकिट मार सब कहां पाए जाते हैं? इनकी पार्टी में। गोलीबारी जो होगा 1.5 खुलासा होगा, इसका खुलासा होगा, निश्चित तौर पर कलई खुल जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसके तार पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी तक जुड़ेंगे। ठीक है, प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। संजू जी जल्दी जवाब दीजिए, फिर मैं नागन जी के पास जाऊंगा।
पांडे जी देखिए, हमारे प्रदेश में गृह मंत्री जो है वो पॉलिटिकल टूर में है। वो पॉलिटिकल टूर में, और ऐसे मुंह से छर्रा छोड़ने वाले लोगों को उन्होंने छोड़ रखा है जो जाके चैनल में जाकर के दूसरे, अब पहले क्या हुआ और इसके पहली सरकारों में क्या हुआ, उससे अपनी सरकार को जस्टिफाई करने, अपनी सरकार को डिफेंड कर दें, अपनी सरकार में अगर अपराध हो रहे हैं तो भी जस्टिफाई कर दें। ऐसे मामलों के लिए इन लोगों को छोड़ रखा है उन्होंने। दूसरी बात इन्होंने कही कि कलेक्टर को हमारे प्रदेश सरकार में हटाया जाता है, एसपी को हटाने का हमारे यहाँ प्रावधान है। आपकी जानकारी में डाल दूं पांडे जी, आपने भी दिखाया इसी ऐसे ही भ्रष्टाचारी कलेक्टर को हटाने के लिए इन्हीं की पार्टी के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर आग्रह कर रहे थे, उनको इन्हीं की सरकार ने नजरबंद कर दिया, उल्टा उन्हीं के ऊपर अपराध दर्ज कर दिया, इन्हीं के पार्टी के हैं। तो ये सब यहां मत बताइए। उसके बाद इन्होंने कहा एनसीआरबी रिपोर्ट की बात करी, एनसीआरबी रिपोर्ट की बात करी इन्होंने। मैं गौरी शंकर श्रीवास से पूछना चाहता हूं, जिस एनसीआरबी की रिपोर्ट को आप आज यहां बता रहे हैं, बताइए आज छत्तीसगढ़ कौन से नंबर पे अपराध के मामले में एनसीआरबी ने रखा है, बताइए। अगर आपके में हिम्मत है तो अभी आपके चैनल में पांडे जी से जवाब लीजिए कि एनसीआरबी ने अपराध के मामले में छत्तीसगढ़ को क्या किस स्थान पर रखा, बताइए। ठीक है, मैं ले लूंगा गौरी जी, अभी पूछिए, अभी पूछे वरना विषांतर करेंगे। भूपेश बघेल के समय एनसीआरबी में टॉप 5। अरे भाई अभी का क्या, मैं बता रहा हूँ, आप तो साफ झूठ बोल रहे हैं। गृह मंत्री ने यहाँ पर उसको नजरबंद किया, पूर्व गृह मंत्री को, और अपराध दर्ज कर दिया। बताइए कहाँ अपराध दर्ज? अरे भाई एनसीआरबी ने छत्तीसगढ़ का अपराध के मामले में किस नंबर पर रखा, बताते क्यों नहीं? शर्म आ रही है, शर्म आ रही है, बोल रहे हैं, शर्म आ रही है। पार्टी का प्रवक्ता है, पूछिए ना एनसीआरबी, पांडे जी पूछिए ना, पांडे जी पूछिए ना एनसीआरबी के खिलाफ में बोल रहा है अपराध दर्ज हुआ, पूछिए ना पांडे जी, पूछिए ना एनसीआरबी ने क्या जी जवाब दे दीजिए। आपने क्या कहा? ननकीराम को हमने यहाँ पर नजरबंद किया, उसके खिलाफ में एफआईआर किया। किस थाने में आपने नजरबंद किया या नहीं किया? कहाँ हुआ? आपने नजरबंद नहीं किया? जानना चाहता हूँ, आपने नजरबंद किया? अरे पूछिए अपने गृह मंत्री और मुख्यमंत्री साहब को जानकारी नहीं है, एक आदिवासी नेता के खिलाफ बात कर रहे हो। लिख के आइए थोड़ा। अरे एनसीआरबी का रिपोर्ट तो बताइए। होश फाख्ता हो चुका है, अनपढ़ प्रवक्ता, पहले एनसीआरबी का रिपोर्ट बताइए। अपराध के मामले किस स्थान पर? पांडे जी आप पूछिए, बताइए। पांडे जी बच्चों को आप पूछिए, जवाब नहीं है, जवाब नहीं है, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, डर रहे हैं, भाग रहे हैं। एनसीआरबी की क्या 2025 2023 से 2025 में किस स्थान पर रखा है अपराध के मामले में? बताते क्यों नहीं? आपकी आपराधिक सरकार इसलिए नहीं बता रहे, आपके अपराध में वृद्धि हुई है इसलिए नहीं बता रहे, डर रहे हैं। बताइए, पूछिए, एनसीआरबी में रिपोर्ट पूछिए, एनसीआरबी में रिपोर्ट पूछिए। ठीक है, चलिए आप दोनों को रोको। संजू जी, आपके सवाल का, संजू जी आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। ठीक है, मैं लूंगा। गौरी जी ठीक है, चलिए। नागेंद्र जी हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार नहीं, पहले एनसीआरबी की रिपोर्ट पूछिए। पत्रकार जी छोड़िए मत, पत्रकार जी इनको माफ मत कीजिए, पहले एनसीआरबी की रिपोर्ट पूछिए। बड़ा झूठ। अरे पूछिए ना भाई, बताइए ना भाई। चलिए गौरी जी, गौरी जी बोल रहे हैं, उसके सवाल का जवाब दीजिए। पूछिए, दो सवाल है मेरे छोटे-छोटे। अरे आपका सवाल छोड़िए, सरकार में हम आपसे पूछेंगे। एनसीआरबी की आपने बात की, एनसीआरबी ने सच्चाई क्या है? अपराध के मामले में किस स्थान पर रखा है, बताने में शर्म आ रही है। देखिए, ऐसे में जो हम चर्चा करने बैठे हैं, ऐसे में चर्चा नहीं हो पाएगा। आप दोनों को रोककर मैं नागेंद्र जी से छोटा सवाल लूंगा। संजू जी, पांडे जी पूछिए जरा, ज्यादा आवाज हमारी, पांडे जी पूछिए जरा, पांडे जी पूछिए, मैं लूंगा। संजू जी पूछिए, मैं आप बिल्कुल। गौरी जी मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। उनके नाम से पूछिए, नाम बताइए। अरे पूछिए पांडे जी, पांडे जी पूछिए। मैं आपको पूरा डिबेट का देखिए, अगर आप दोनों जन ऐसे ही करते रहेंगे तो डिबेट में चर्चा नहीं हो पाएगा। मैं सीधा नागेंद्र जी के पास जा रहा हूँ, फिर मैं लौटूंगा। ठीक है गौरी जी, मैं लौटूंगा फिर से आपके पास। नागेंद्र जी ये बताइए, नागेंद्र जी सीधी सी बात है, क्या सिस्टम फेलियर है, क्या पुलिसिंग फेलियर है, क्या पुलिसिंग जो है बेहतर तरीके से अपना काम नहीं कर पा रही है? नागेंद्र जी देखिए, ऐसे में चर्चा नहीं हो पाएगा। संजू जी ऐसे में चर्चा नहीं हो पाएगा। गौरी जी अगर आप दोनों ऐसे ही करते रहेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगा। खुद अपने हाथ से पोतिए कालिक, एनसीआरबी का नाम लेकर खुद अपने मुंह में कालिक पोते हैं। जवाब तो दे दीजिए। एनसीआरबी का मैं आप दोनों के सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन आप लोग ऐसे ही करेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगा। फिर कह रहा हूँ, देखिए समय कम है। मुंह में दही जम गई आपके, बताने में शर्म क्यों आ रही है? बताने में शर्म क्यों आ रही है? 4 मिनट अरे बताने में शर्म क्यों आ रही है भाई? पांडे जी मैं बता दूं,
पांडे जी मैं बता दूं, देखिए ठीक है गौरी जी, हर 2-3 हाँ पूछिए, अपडेट होता है। अरे बताइए 2025 को बता दीजिए, अरे 2025 को बताइए, 2025 को बताइए, डर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप दोनों शांत रहिए। ठीक है, मैं आप दोनों के सवाल का जवाब लूंगा। हमारे पास हमारा सरकारी बैठे इनके मुंह में काली पूछ चुकी है, इनके मुंह में काली पूछ दी गई है। ये आंकड़ा बताएंगे तो सरकार के मुंह में काली पूछ जाएगी, ये आंकड़ा बताएंगे तो इनके मुख्यमंत्री के मुंह में काली पूछ जाएगी। अगर ये आंकड़ा बताएंगे तो आज इनके मुंह में काली पूछ जाएगी। ठीक है, अब आप दोनों को शांत रहिए। नागेंद्र जी अपनी बात पूरी करिए। नागेंद्र जी एनसीआरबी का आंकड़ा इसलिए नहीं बता रहे हैं, इनके मुंह में काली पूछ जाएगी। ठीक है गौरी जी मैं आप दोनों के सवाल का जवाब दूंगा। मैं बताइए 2025 का, बताइए 2025 का, अगर हिम्मत है गौरी शंकर सिवा तो एनसीआरबी का आंकड़ा बताइए किस स्थान पे है अपराध के मामले में। चलिए गौरी जी चलिए जवाब दे दीजिए। मुंह में काली पूछ जाएगी इसलिए डर रहे हो, आपके मुंह में काली पूछ जाएगी इसलिए डर रहे हो। अरे आप एनसीआरबी का मामला बताइए। संजू जी आपका कहना नहीं सुनना है हमको सरकारी आंकड़े चाहिए, हमको सरकारी आंकड़े चाहिए। आपकी बात सुनने नहीं बैठे यहाँ, हमको सरकारी आंकड़ा चाहिए। सरकारी आंकड़ा क्या है बताइए, एनसीआरबी की रिपोर्ट बताइए। आप एनसीआरबी की रिपोर्ट बताइए। देखिए ऐसे में जो हम समाधान के लिए बैठे हैं, जो विषय में चर्चा करने बैठे हैं, उसमें चर्चा नहीं हो पाएगी। काली पूछ जाएगी इसलिए नहीं बोलना चाह रहे हैं, जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, आप जवाब से भाग रहे हैं। वैसे 5 साल आपको पता है अगर पांडे जी अगर एनसीआरबी का आंकड़ा निकल जाएगा तो इनके मुंह में काली पूछ जाएगी, इनके मुंह में काली पूछ जाएगी। इसलिए भाग रहे इस सवाल से, इसलिए इस सवाल से भाग रहे हैं, इसलिए सवाल से भाग रहे हैं, इसलिए सवाल से भाग रहे हैं क्योंकि एनसीआरबी का आंकड़ा अगर चैनल में आया तो इनकी और सरकार के मुंह में काली पूछ जाएगी। काली पूछने का डर से जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। देखिए ऐसे में चर्चा नहीं हो पाएगी, जिस विषय के लिए हम बैठे हैं ऐसे में चर्चा नहीं हो पाएगी। आप दोनों क्या होता है बताइए ना। ठीक है, मैं देखिए वापस हम इस मुद्दे में लौटते हैं। संजू जी देखिए ऐसे में चर्चा नहीं हो पाएगी। गौरी जी प्लीज बोलो, प्लीज गौरी जी मैं ठीक है मैं दोनों को अभी मैं रोकना चाहूंगा। मैं छोटा सा सवाल जो है नागेंद्र जी से, मैं दोनों का जवाब लूंगा, मैं दोनों का जवाब लूंगा, लेकिन अभी नागेंद्र जी से छोटा सवाल लेते हैं। नागेंद्र जी आप अपनी बात पूरी करिए। क्या दोनों को आप सुन रहे हैं? वाकई में क्या वास्तविक स्थिति क्या है? नागेंद्र जी अपनी बात करिए। देखिए ऐसे में तो चर्चा हो ही नहीं पाएगा। ऐसे में चर्चा नहीं हो पाएगा। देखिए दोनों हम जिस विषय का समाधान निकालने बैठे हैं, जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है उसको भी समझ। देखिए गौरी जी संजू जी आप दोनों जो है वरिष्ठ प्रवक्ता है, हमारे कार्यक्रम को दर्शक भी देख रहे हैं। देखिए ठीक है मैं पूछ रहा हूं देखिए आप दोनों जब शांत होंगे तभी मैं कोई सवाल पूछ सकता हूं। ठीक है गौरी जी देखिए अगर आप दोनों शांत होंगे तभी हम इस विषय को आगे बढ़ा पाएंगे। गौरी जी संजीव जी मैं दोनों से देखिए दोनों प्रवक्ताओं से मेरा निवेदन है। ठीक है गौरी जी संजीव जी मेरे दोनों प्रवक्ताओं से निवेदन है कि 2 मिनट के लिए शांत होंगे तो मैं वरिष्ठ पत्रकार से भी सवाल कर पाऊं। देखिए कुल मिलाकर समस्या काफी जटिल है, लेकिन दोनों ही प्रवक्ता जो सुनने को तैयार नहीं है। मैं ठीक है गौरी जी संजीव जी देखिए आम जन से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, गंभीर अपराध हो रहे हैं, दुष्कर्म जैसे हालात हैं, हत्या और लूट हो रही है, लेकिन आप दोनों प्रवक्ता अगर ऐसे करेंगे तो इस डिबे में सार्थक चर्चा नहीं हो पाएगी। मैं देखिए अगर आप लोग दोनों शांत रहेंगे
जाएगी लगातार। मैं देखिए इनके मुंह में काली पूछ जाएगी। ठीक है, एनसीआरबी का आंकड़ा नहीं बता रहे, डर रहे हैं। इनके मुंह में काली पूछ जाएगी अगर एनसीआरबी का आंकड़ा बाहर आ जाए। आप नहीं, आप अगर शांत होंगे गौरी जी तभी तो मैं सवाल पूछूंगा ना, तभी तो मैं जवाब लूंगा ना। गौरी जी, संजीव जी, नागेंद्र जी, सबसे पहले आप देखिए दोनों प्रवक्ताओं को आपने सुना, मामला काफी गंभीर है, अपराध तो बढ़ रहा है और जिसके घर में जो जाता है वो दुख वही समझ पाता है। सर अंकुश कैसे लगेगा इसमें, क्या ये पुलिसिंग फेलियर है या सिस्टम में कहीं चूक है, सुधार कैसे होगा? देखिए ये इतना गंभीर विषय था, कायदे से इसमें राजनीतिकरण तो इस घटना का होना नहीं चाहिए था। इसके मूल जड़ पे जाना था कि इस तरीके के अपराध क्यों घटित हो रहे हैं, क्योंकि पुलिसिंग में ये बात लंबे समय से कही जा रही है कि किसी भी अपराध की जो जड़ है, जड़ जोरू जमीन, तो इनके इस चीज़ के भी पीछे आर्थिक ही प्रॉब्लम है। और जहाँ भी भ्रष्टाचार होगा या जहाँ भी इस तरीके की सामाजिक बुराइयाँ होंगी वहाँ अपराध तो होगा। सवाल ये उठता है कि जिसके हाथ में सत्ता है वो नकेल कसेगा और बिल्कुल सही है, काम उसको करना होगा, जवाब भी देना होगा। लेकिन पुलिसिंग को एकदम कटघरे पे नहीं रख सकते, ये सबकी संयुक्त जिम्मेदारी है कि अपराधों को कैसे नियंत्रित किया जाए, किस तरीके से उस पर कंट्रोल किया जाए। पुलिस हमारे समाज का ही हिस्सा है और हम सब भी समाज के हिस्सा हैं। राजनीतिक दल के भी जो नुमाइंदे हैं, सारे प्रतिनिधि इसी समाज से आते हैं और सबको इसको लेके बहुत ही गंभीरता से इस पे चिंतन मनन करना चाहिए। जरूरत है। ठीक है नागेंद्र जी, चलिए गौरी जी, जो संजीव जी ने सवाल पूछा तो उसका जवाब ले लीजिए, फिर आपके सवाल का जवाब मैं संजीव जी से ले लूंगा। बहुत बढ़िया। मेरा सवाल का जवाब नहीं आया कि ननकी राम कंवर जी के खिलाफ किस थाने में एफआईआर दर्ज हुआ था, और इसकी यह इतनी गंभीर विषय है कि एक बुजुर्ग आदिवासी जनप्रतिनिधि को इस प्रकार से अपमानित करना, आपके प्रतिष्ठित चैनल, मैं इसकी निंदा करता हूं। और संजीव शुक्ला जी अगर डिबेट में आते हैं तो पूरा लिखा पढ़ी करके इस प्रकार का आरोप लगाकर अपने पार्टी के चेहरे पे गोबर ना पुतवाएं, मेरा साफ कहना है। अगर आज भी मैं चुनौती दे रहा हूं आपको, डिबेट के आखिरी तक दिखाइए ननकी राम कंवर के खिलाफ किस थाने में एफआईआर दर्ज किया। बात नंबर 1, इस प्रकार का झूठ मत फैलाइए। दूसरा, एनसीआरबी बहुत बार बोल रहे थे, मेरा साफ कहना है एनसीआरबी के जो डाटा है अपडेट होते हैं। राज्य सरकार, और इन्होंने खुद डिबेट के स्टार्टिंग में कहा है कि राजधानी के एसपी से लेकर सब जिले के एसपी रिपोर्ट दे रहे हैं। निश्चित तौर पे जहां जहां घटनाक्रम हो रही इसको हम स्वीकार रहे हैं। राजधानी में भी जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस ने जो डेटा दिया है बिल्कुल सही बात है, लेकिन अपराध को संरक्षण देने का काम हमने नहीं किया है। और इनके समय एक एसपी तो छोड़िए, एक सिपाही का ट्रांसफर करने की बकवास। चलिए ठीक है संजू जी, अपनी और एनसीआरबी में आ रहा हूं, तीसरी अंतिम बात, एनसीआरबी के डाटा की बात कर रहे हैं। भूपेश बघेल की सरकार के समय जो उनका 2018 से 23 का कार्यकाल है, टॉप 5 राज्य में छत्तीसगढ़ शुमार था। क्या अपराध उस समय बंद हो गए थे? अब आप बोलेंगे एनसीआरबी में ऐसा हो गया, एनसीआरबी में ऐसा हो, आपकी सरकार के समय क्या नहीं था? टॉप 5 राज्य में आज आप भी शुमार थे। अपराध कम नहीं हुआ। जिस बात को वर्मा जी ने कहा कि बाहर राज्य के जो लोग आमद हो रहे हैं, बहुत सारी उसमें घटनाएं हैं, तत्कालिक। ठीक है, चलिए संजू जी से ले लेते हैं। संजू जी अपनी बात जल्दी से पूरी कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, आप लोग बात कीजिए, आपकी सरकार टॉप 5 राज्य में शुमार थी कि नहीं थी? ठीक है। और ननकी राम कंवर जी के खिलाफ किस थाने में एफआईआर दर्ज, डिटेल। चलिए संजू जी अपनी बात करके। ये बहुत देर से प्रमाण मांग रहे थे कि ननकी राम कंवर पर क्या कार्रवाई करी भाजपा ने। ये गढ़ी भवन में हाउस अरेस्ट किया गया था। जब भी किसी को हाउस अरेस्ट किया जाता है तो पहले कोई ना कोई मामला बनाया जाता है। अब इनको अपनी सरकार से पूछना चाहिए कि किन मामलों के तहत ननकी राम कंवर जी को हाउस अरेस्ट किया गया था। दूसरी बात पांडे जी दूसरी बात, ठीक है संजू जी, दूसरी बात, इनकी सरकार में विधायक, रायपुर शहर के विधायक पुरंदर मिश्रा खुद सरकार को लेटर लिख रहे हैं, शासन को लेटर लिख रहे हैं कि रायपुर शहर में बढ़ते आपराधिक गतिविधियों को लेकर के मेरी अनुशंसा है कि सरकार शहर में कैमरे लगाए। अगर शहर में बड़ा अपराध नहीं बढ़ रहे हैं तो विधायक पुरंदर मिश्रा जी को लेटर लिखने की क्या जरूरत पड़ी। दूसरी बात, अभी मैं आपको बता रहा था पुलिस यहां पर सुरक्षित नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रदेश में, इनके सरकार में कलेक्टर तक सुरक्षित नहीं है जी। कवर्धा जो कि गृह मंत्री जी का गृह जिला है, कवर्धा का कलेक्टर वहां कवर्धा के एसपी को लेटर लिख के कहता है कि मुझे और मेरे निवास को सुरक्षा की आवश्यकता है। अब आप बताइए पांडे जी, इस प्रदेश में कलेक्टर तक सुरक्षित नहीं है जिसको एसपी से सुरक्षा की मांग करना पड़े, और यहां बैठकर ये डिफेंड कर रहे हैं अपनी सरकार को। और क्या मैं कहता हूं, अगर कि मान लीजिए पूर्ववर्ती सरकार में एक बार मान लो कि अगर कोई अपराध घटित हुए तो इसीलिए आपकी सरकार को यहां पे मौका दिया छत्तीसगढ़ जनता ने, तो क्या आपकी सरकार को लाइसेंस मिल जाता है कि आपकी सरकार में अफीम उगाया जाए, आपकी सरकार में गांजा उगाया जाए? चलिए समय इजाजत नहीं दे रहे संजू जी, इसलिए इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहे हैं, इसको लेकर जो है कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, आम जन जो है काफी परेशान है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ मुलाकात।
दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चौथे नंबर पे